नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी के लिए। अगर बच्चों आप लोगों को सामान्य हिंदी में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको बस कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर आप लोग बड़ी आसानी से 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपसे मैं बात करूँगा, आप एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पर आपको बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि यहाँ पर आप बड़ी आसानी से 90 प्लस मार्क्स 100% ला सकें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अंतिम समय में क्या-क्या पढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ पर आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर जल्दी से रिवीजन भी हो जाए और आप अपने पेपर को अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सकें। एंड यहाँ पर बच्चों मैं बात करूँगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। जो बच्चे यहाँ पर अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, वहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी है। एंड यहाँ पर जीवन परिचय, निबंध और व्याख्या कैसे हुआ, कितने पेज लिखें। कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर जीवन परिचय कितना लिखूं, निबंध कितने पेज का लिखूं, व्याख्या में कितने पेज की लिखूं। तो यहाँ पर मैं सारे वो डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको एक एक करके सारे के सारे मैं डाउट क्लियर करूंगा। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लेना है तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा देखना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपके यहाँ पर जो एमसीक्यू आते हैं तो आपके गद्य व पद्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हिंदी के गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपके कोर्स में है। तो यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है हिंदी के गद्य का उद्भव मतलब कि जो प्रारंभ हुआ है एंड विकास, शुल्क युग, शुल्कोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे कि निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। ये मैंने बता दिया है कि आपके टॉपिक में क्या क्या बातें की गई, आपको इन पर फोकस ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बातें मेंशन की गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसको आप तैयार कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आपका लिखा है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। तो आपको निबंध के यहाँ पर 5 लेखक पता होना चाहिए, उपन्यास के 5 लेखक पता होना चाहिए, कहानी के 5 लेखक पता होना चाहिए, आलोचना के भी आपको 5 लेखकों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा कि आप लोगों का यहाँ पर शुल्कोत्तर युग एंड आपका शुल्क युग की जो समयावधि होती है उसको भी आप लोग याद करके जाएंगे। इसके बाद आपको अपना मॉडल पेपर खोल लेना है। उसके बाद 2022 के, 2023 के, 2024 के प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो यकीन मानो आप अपने गद्य के जो विकास के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप आराम से कर लेंगे। ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ बच्चों। आपको सिर्फ 2022, 2023, 2024 के प्रश्नों को तैयार करके जाना है। देखो बच्चों, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है एग्जाम में, उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर के लिए पूरी रात पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देखो कि तो यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हो तो पढ़ना हमारे लिए सही है, पर यहाँ पर हमारे लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 5-6 घंटे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ पर आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2022, 2023, 2024 के आपका जो मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिर्फ आपको वही तैयार कर लेने। अभी आपके पास वक्त है, आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो काव्य साहित्य का जो विकास है बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वो ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है काव्य साहित्य का विकास, यहाँ पर आपसे कह रहा है आधुनिक काल आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। इसके बाद ये इतना नहीं पूछा जाएगा ना, पर ये सिर्फ आपसे जो एग्जाम द्विवेदी युग और भारतेंदु युग और छायावाद युग, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इनको ज़्यादा मेंशन रखना है। यहाँ पर इनकी समयावधि आपको याद कर लेनी, इनके कौन कौन से लेखक हैं और इनकी आपको रचनाएं बस याद करनी। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यही आप मेन टॉपिक पढ़ कर जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा मॉडल पेपर 2022, 2023, 2024 के प्रश्नों को आपको बस पढ़ लेना है। ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको हम एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ देंगे जिसमें आपके सभी प्रश्न लिखे होंगे गद्य व पद्य के। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर गद्यांश के प्रश्न दिए जाते हैं। गद्यांश के प्रश्न जैसे कि यहाँ पर आपके गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों ओनली 3 पार्ट आपको पढ़ लेना है। मतलब अगर आपको 3 पार्ट की कहानी भी तैयार है
तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। बस आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 पाठ पढ़ के जाना है, राष्ट्र का स्वरूप पढ़ के जाना है, अशोक के फूल पढ़ के जाना है, भाषा और आधुनिकता, ये आपको पढ़ के जाना है चैप्टर, ठीक है बच्चों। ओनली आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बड़े आराम से गद्यांश को कर लेंगे। देखो बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि सर मैं कैसे करूँ, क्या लिखूँ? तो कुछ नहीं, अगर आप नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो भी आप इसको आसान से कर पाएँगे, बस आपको हिम्मत थोड़ी-सी चाहिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको एक बार आराम से पढ़ लेना है ताकि यहाँ पर आपको बार-बार ना पढ़ना पड़े। इसके बाद जैसा कि आपसे आएगा संदर्भ, तो यहाँ पर आपको लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरद अग्रवाल जी हैं। इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद व्याख्या, जहाँ पर अंडरलाइनिंग होती है, उसको आपको अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है। कई छोटे से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आपसे उसी से छाँट कर अपने शब्दों में लिख देना होता है। सिर्फ बच्चों यही करना, तो आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर 3 पाठ के लेखक, उनके पाठ के नाम, उनके लेखक के नाम याद कर लेने चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। ये थोड़ा-सा आपको इसको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर व्याख्याएँ पढ़कर जानी है घर से, ऐसा नहीं है। ये भी इतना कोई टफेस्ट नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएँगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पर 4 पाठ ही तैयार करने हैं, आपका इससे 100% फँस जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अयोध्या, जो आपकी पंदूतिका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, केकई अनुताप है, गीत है। इसके हमारे लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये आपको उनकी तैयार कर लेनी है। बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत जी, आपको बस इतनी ही तैयार करके हैं। सेम आपसे वही रहेगा, इसमें संदर्भ रहेगा, व्याख्या रहेगी, लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, सेम आपसे वही रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं लिख पा रहे हैं, आप इनको अच्छे प्रकार से लिख कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही पार्ट पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने, आपके इन्हीं पार्टों में से पक्का फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखक जो आपके कवि हैं, उनका साहित्यिक जीवन परिचय यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। वो जो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय याद आपने किया हो या ना किया हो, पर यहाँ पर अगर आपने किया है, अच्छी बात, आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आपकी उनकी जो रचनाएं, कम से कम आपको 10 रचनाएं याद होनी चाहिए, कम से कम 10 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए हर एक लेखक की, जो भी आप यहाँ पर जीवन परिचय उनका तैयार कर रहे हैं, उनकी तो आपको 10 रचनाएं तैयार ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गद्य में यहाँ पर केवल 3 जो आपके कवि हैं, इनको आपका तैयार कर लेना चाहिए, और यहाँ पर पद्य में आपको यहाँ पर 4 कवियों का यहाँ पर जीवन परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने नोट लिखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो गद्य व पद्य का इतिहास था, उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, गद्य व पद्य के सभी पाठों के लेखकों, और जो आपके पद्य के और गद्य के जो आपके सभी लेखक हैं, उनकी आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। भले ही आप जीवन परिचय याद ना करें, पर उनकी रचनाएं आपको 100% याद होनी चाहिए। वो यहाँ पर आपके MCQ में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। आपको इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद बच्चे, यहाँ पर कई बार बच्चे बात करते हैं कि सर जीवन परिचय कितने पेज का लिखूं। वो जो आपको जीवन परिचय लगभग 2.5 पेज का लिख कर आना है, लगभग 2.5 पेज का, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। वो जो बच्चों, सबसे पहले आपको जीवन परिचय संक्षिप्त में लिख कर आना है, मतलब कि सूक्ष्म अवलोकन में आपको लिख कर आना है। सबसे पहले नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, इसके बाद उनकी डेट कब हुई थी वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपको सूक्ष्म अवलोकन में लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है जीवन परिचय, जिसमें आपको उसकी जीवन से जुड़ी सारी बातें बताएंगे, उनका नाम क्या था, उनकी माता क्या नाम, उनका माता का नाम, पिता का नाम, जो कि यहाँ पर जहाँ पर वो घूमे हैं, कुछ भी किया है, वो सारी जीवन परिचय में रहेंगी। इसके बाद साहित्यिक परिचय आप डालेंगे, लिखेंगे साहित्यिक परिचय में इन कवि ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, इन लोगों ने प्रमुख रचनाएं की हैं। तो आप पहली हेडिंग क्या डालेंगे, ये हेडिंग डालेंगे, उसमें आपको जितनी आपने रचनाएं याद की हैं, वो सही रचनाएं यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद भाषा शैली लिखेंगे, भाषा शैली हेडिंग डालेंगे, उसमें आपको यहाँ पर बताना होगा, भाषा शैली में आपको बताना होगा कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया है। तो आप लिख देंगे, इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक एवं
विशेषणात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद लिख देंगे शैली कौन सी प्रयोग की, वो आपको ये आपको ऐसे ही बना कर लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद साहित्य में योगदान, आप साहित्य में योगदान लिख दें कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का सारांश एवं उद्देश्य। यहाँ पर आपको सारांश लिखना है, आप इसका उद्देश्य लिखना। तो बच्चों सिर्फ आपको पंचलाइट और बहादुर यहाँ पर सभी को कहानी पता होता है, बहुत आसान होता है, हर एक स्टूडेंट को कर लेता है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर स्पीड से लिखना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर शब्द सीमा आपकी 80 है, लगभग आपको 1.5 पेज का यहाँ पर लिखना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो उसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत व गद्य का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर बच्चों आपको संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, सिर्फ आपको 3 ये पाठ तैयार करने हैं, जिसमें आपको संस्कृत गद्य का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे संदर्भ, आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है। इसके बाद आप डालेंगे हिंदी में अनुवाद, उसको आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ऐसे आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है पाठ में निर्धारित संस्कृत पद का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो आपको सिर्फ 3 पाठ तैयार करने हैं, जातक कथा, सुभाषी रत्नानि, भोज्यम दर्याम। ये आपको 3 यहाँ पर ये पाठ तैयार करने हैं, जिससे आपका पद का 100% फंस जाएगा। सिर्फ आपको 3 पाठ ही पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम वही करना है, संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद सेम आपको वही करना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो ये भी देखो काफ़ी आसान होता है, आपको कोई एक करना होता है, 2 दिए जाएंगे, इसमें आपको कोई एक करना होता है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की नहीं है, बस एक बार आपको मॉडल पेपर से सारे के सारे एक बार पढ़ लेने। काफ़ी आसान बच्चों आता है, हर एक बच्चा कर लेता है, अगर आपने कभी पढ़े भी होंगे तो भी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अपठित गद्यांश या पद्यांश। आपको यहाँ पर एक कोई अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक बच्चा इसको कर लेता है, MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कर लेना। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, हिंदी के पेपर में आपको शुरुआत से ही स्पीड बनाकर चलनी है। शुरुआत से ही पेपर में आपको स्पीड बनाकर चलनी है, पेपर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो बच्चों का छूट जाता है, तो आपको उस श्रेणी में नहीं आना है, तो स्पीड में बनाकर चलना है। मीडियम लेवल की राइटिंग लिखना है, ऐसा नहीं बहुत अच्छी राइटिंग लिखे तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा, तो बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म शब्दों का सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, वाक्यों में आपकी जो एरर होती है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए यहाँ पर आपको आपका जो मॉडल पेपर हो या आपका अनसॉल्व पेपर हो, उससे आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। काहे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं आपके अनसॉल्व पेपर से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि काव्य सौंदर्य तत्व। तो यहाँ पर आपको श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, बस आपको 3 तैयार करने हैं। अलंकार में आपको श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, ये आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है। छंद में आपको चौपाई, दोहा, सोटा तैयार करनी थी, ये तो हर एक बच्चे को याद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट इसको आराम से याद कर लेता है, क्योंकि आपने अर्धवार्षिक अपने एग्जाम भी दिया होगा, तो सभी बच्चों लोगों को इसको अच्छे प्रकार से याद होगा। तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम्पल्स हों, परिभाषाएँ हों, वो अच्छे प्रकार से तैयार करके जाइए। देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग उपमा, श्लेष, ये तीनों अलंकार अच्छे प्रकार से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चों का डाउट रहता है, तो आप पढ़ के जाएंगे तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका पत्र लेखन आता है। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पत्र लेखन कैसे लिखूं, तो बच्चों देखो पत्र लेखन का ढांचा हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर आपका सेवा में लिखा जाएगा, श्रीमान लिखा जाएगा, जो भी आपका लिखा जाएगा। यहाँ पर बीच में विषय भी लिखा जाता है, कई बार बच्चे विषय लिखते हैं, यहाँ पर विषय लिख सकते हैं, फिर नीचे महोदया लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सामने निवेदन है। फिर आपकी जो भी यहाँ पर आपकी शिकायत हो, कुछ भी रही हो, वो यहाँ पर आप अपने शब्दों में भावपूर्ण अच्छे तरीके से लिखना होता है। ऐसा नहीं खड़ी भाषा प्रयोग नहीं करना होता, लहजपूर्ण भाषा का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आप अधिकारी को या किसी बड़े अधिकारी को पत्र दे रहे तो उसमें जो भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो भावपूर्ण होना चाहिए। ऐसी नहीं आप खड़ी भाषा का प्रयोग करें, मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर लहजपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद आप यहाँ पर आप डेट लिख देंगे, आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर आप सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है निबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से और हमारे ज़्यादा नंबर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही नंबर क्वेश्चन शायद 9 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसको आपको यहाँ पर लगभग बच्चों आपको 3 या 4 पेज में आपको इसका लिख कर आना है। 3 या 4 पेज का, कम से कम आपको 3 या 4 बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक आप 5-6 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पर आपके एग्जाम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निबंध आ गया, जैसे हमने मान लिया कि यही हमारा आ गया। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको हल्के हल्के शब्दों में इसको आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है कि क्या होता है इसमें, क्या सारा कुछ 4-5 लाइन को आपको अपने शब्दों में वर्णन कर देना है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना। फिर आप जितनी भी हेडिंग सोच सकते हैं, अधिक से अधिक बच्चों हेडिंग सोचनी है। अगर आप जितनी अधिक से अधिक हेडिंग सोचेंगे उतना ही आपका निबंध जल्दी लिख जाएगा। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखते रहेंगे। देखो आप हेडिंग जितनी अधिक डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर एक नई हेडिंग डालेंगे, उससे पहले आप 2 लाइन छोड़ देना है, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे। तो ऐसे आपका जो पेज है जल्दी भर जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर एग्जाम में वही वाला निबंध करना है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो। ऐसा नहीं है जो दोस्त कर रहा है वो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है। जो आपको जिस वाले निबंध पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो वही वाला आपको करना है। यहाँ पर लास्ट में उपसंहार डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने नई शिक्षा नीति पर यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व। यहाँ पर विकास का लक्ष्य, सामाजिक और भावात्मक शिक्षा, 21वीं सदी के 4 कौशल, प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास, प्रयोगात्मक शिक्षा, समन्वित कोण, इसके बाद जीवन कौशल के मूल्यों का विकास, उपसंहार। तो यहाँ पर मैंने इतनी हेडिंग बना रखी तो हमारा कम से कम 5-6 पेज आराम से भर जाएगा। और यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, जो भी आपको शिक्षा पर कोई भी आपको डायलॉग या कुछ भी आ रहा तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि सारे जो आपके जो डायलॉग है वो आप बीच में काले स्केच से लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से तैयार करने चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत से लिख रखे, आपको बस इतने ही तैयार करने हैं, ऐसा नहीं कि सारे तैयार करने हैं। शिक्षा में खेल कूद का महत्व तैयार कर लेना है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण का महत्व तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कार्य का निवारण आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर भी आपको तैयार करना है। इसके बाद भारतीय किसान समस्या व समाधान, स्वच्छ भारत अभियान आपको तैयार करना है। मानव जीवन में योग शिक्षा का महत्व, बेरोजगारी एक समस्या वो आपको यहाँ पर बताना है कैसे उससे निपटारा किया जा सकता है। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने बात लिख रखी है, आप लोगों को वही निबंध लिखना है जिस पर आप लोगों को अधिक से अधिक हेडिंग लिख पाएँ। तो यहाँ पर आपको वही निबंध लिखना है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई और डाउट बचता है तो यहाँ पर आप हमसे इस जगह पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बात बताना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको हिंदी के पेपर में जो अपनी राइटिंग की स्पीड है मीडियम लेवल चलना है। ऐसा नहीं आपका पेपर छूट जाए बाद में फिर आप घर पर आए रो, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से अपनी स्पीड को मीडियम लेवल में रखना है। राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं लिखनी है, राइटिंग बस मीडियम लेवल ही रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं लिखनी, क्योंकि आपको नंबर ही मिल रहे हैं। तो आपको पेपर पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पेपर छूट जाए। तो बस बच्चों आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ लेने हैं तो आपका पूरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों, हमारी तरफ से आपसे पूरी हेल्प रहेगी, आप सभी लोगों का पेपर अच्छा जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।